नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों पर बिफरे रक्षा मंत्री और उन्होंने कहा कि 370 को फिर से वापस लाने का साहस दिखाने का चैलेंज अफजल गुरु पर दिए गए बयान पर उम्र को फटकार लगाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों को आड़े हाथों लिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा ने 370 को डंके की चोट पर खत्म किया था और अब यह कभी वापस नहीं आ सकती। रामबन में आज भाजपा के उम्मीदवार राकेश ठाकुर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में अब किसी का इतना कलेजा नहीं है कि 370 को वापस लेकर आए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब शांति की ओर बढ़ रहा है और G20 के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया है। रक्षा मंत्री ने अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि भारत के विकास को देखकर अब जल्द ही पीओके के लोग भी भारत में बसने की चाहत रखने लगेंगे। पीओके के लोगों को पाकिस्तान विदेशी मानता है, लिहाजा उन्हें भारत आ जाना चाहिए और यहां उनका खुलकर स्वागत होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा की नीतियों के कारण ही आज भारत अर्थव्यवस्था के आकार में मामले में 11वें से 5वें स्थान पर पहुंचा है। बहनों भाइयों, जिस समय धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, उस लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों कि अब धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके? आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा। दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े दिग्गज देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली में आए हुए थे। लेकिन शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार G20 का एक सम्मेलन कहीं पर हुआ था तो कश्मीर घाटी में हुआ था। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं हुकूमत। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे ये टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि यहां पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए। यहां पर लगभग 35 वर्षों तक कभी ताजिया नहीं निकला था। रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ। और बॉर्डर के जो अंतिम गांव हैं, जिनकी बराबर उपेक्षा होती रही है, मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि बॉर्डर के पास का जो अंतिम गांव होगा, अब वह इस देश का अंतिम गांव नहीं कहा जाएगा, बल्कि इस देश का पहला गांव कहा जाएगा। बहनों भाइयों, उस बॉर्डर के गांवों का भी हम तेजी के साथ विकास करेंगे। हुकूमत यदि ठीक रहे, अच्छी हो, काम करने वाली हो, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। मेरी जहां तक जानकारी है, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास पर हमारी सरकार ने 38,000 करोड़ 38,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। पहले कश्मीर वैली में चले जाइए, बहुत सारे नौजवानों के हाथों में पिस्टल और रिवॉल्वर हुआ करती थी। आज जाकर परिवर्तन देख लीजिए, आज उनके हाथों में पिस्टल रिवॉल्वर नहीं है, बल्कि लैपटॉप है और कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। यह बड़ा बदलाव आया है। 2022 के बाद एक भी पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस कहते हैं कि हम 370 को फिर से लाएंगे। लाकर दिखाओ यदि हिम्मत है।
जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहेगी बहनों भाइयों, कोई मां का लाल यहां धारा 370 इंपोज नहीं कर सकता है। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है। 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। बहनों भाइयों, तबाह किया है इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को। बॉर्डर फेंसिंग का काम कुछ हुआ है, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ बॉर्डर फेंसिंग का काम होना है, उस बॉर्डर फेंसिंग का काम भी पूरा किया जाएगा। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली, उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, वह करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के केवल 2.5-3 वर्षों के बाद, यानी 2027 आते आते हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा और एक चाइना होगा, और उसके बाद 3रा देश सारी दुनिया में कोई होगा तो हमारा और आपका देश यह भारत होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अवसर दीजिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का। 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन करके हम लोग दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की छठी सूची में डॉक्टर राजीव भगत को बिश्नाह से उम्मीदवारी दिए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर राजीव भगत ने भी उन्हें उम्मीदवारी दिए जाने पर भाजपा हाईकमान का आभार जताया है। बिश्नाह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर राजीव भगत को हार पहनाकर उनका स्वागत करते हुए मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। सबसे पहले मैं अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भरोसा जताया और मुझे मैंडेट दिया है। उसके साथ मैं अपने माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और अपने राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का, अशोक ओल जी का और तरुण चुग जी का, आशीष सूद जी का और हमारे मंत्री रेड्डी सर जी का और हमारे जहाँ से एक्स MLA अश्विनी शर्मा जी का, पंडित शर्मा जी का, सतीश जी का, अपने अध्यक्ष सुनील दत्त जी का और पूरे मंडल, तीनों मंडलों के
और पूरे बिश्नाह के मंडलों के तीनों मंडलों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करता हूँ। इसके साथ साथ मैं बिश्नाह की जनता का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया। आज मैं मैंडेट हासिल कर सका। इसके साथ मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपने भारी वोटों से मुझे जीत दिलाएं ताकि मैं आगे असेंबली में जाके आपकी जो भी परेशानियां हैं वो उठा सकूं। जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार युधिष्ठिर सेठी अपने चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। युधिष्ठिर सेठी जम्मू ईस्ट विधानसभा से हर गली मोहल्ले का दौरा कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने पुराने शहर के वार्ड नंबर 9 उस्ताद मोहल्ला व इसके साथ सटे इलाकों में चुनाव प्रचार कर लोगों को भरोसा दिलाया कि यदि वे इन चुनावों में विजयी रहते हैं तो वे उनकी हर समस्या का हल करने में समाधान करेंगे। हम घर घर जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के साथ मिलकर कोई उनकी प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करें और आने वाले समय में किस प्रकार से हम लोग पूरा विधानसभा को अच्छा कर सकें। मैं पूरा विधानसभा के अंदर हर जातिवाद धर्म से ऊपर उठकर हर व्यक्ति का कार्य करने का संकल्प लेता हूं और उसके साथ साथ जो नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उनको धरातल पे लेके आकर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात जो करते हैं मोदी जी उसके साथ रहूँगा। सेवक बन के काम किया मैंने और सेवक बन के आगे काम करता रहूँगा। इस विधानसभा को आगे ले जाकर इसकी कायाकल्प करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूँगा। मैं एक बार फिर सारे अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं का साथ में जो मेरी बहनें आई हैं आशीष जी के नेतृत्व में उनका डॉक्टर अली जी के साथ जो मेरा मुस्लिम समाज जो मेरा भाई बंधु की तरह शायना बशाना पिछले कई सालों के साथ मेरे से खड़ा है, इन सब का मैं दिली तौर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। फालगढ़ में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।